डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मैं आप लोग का एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित में स्वागत करता हूं। ये चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल मैकेनिकल की मोस्ट ऑफ द टॉपिक की बेस्ड अभी तक जो हम लोगों ने देखा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सीनियर सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या कहें तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझने के पहले इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेन, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, हार्डनेस, पॉइजन रेशियो, प्रोपोर्शनल लिमिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, यील्डिंग, एटसेट्रा। अब सबसे पहले देखें कि टेंसाइल स्ट्रेस बेसिकली इट इज रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से टेंशन के जस्ट अपोजिट कंप्रेशन हो सकता है। उसी तरह से शियर स्ट्रेस। अब कोई भी यदि मटेरियल है, यदि आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इट विल गिव इलोंगेशन एज पर इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जितना फोर्स लगाएंगे तुरंत इमीडिएट इलोंगेशन देगा। इलोंगेशन विल ओनली हैपन बियॉन्ड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो भी इसकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन होगा, और जैसे ही ये फोर्स आप रिमूव करेंगे इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दैट लिमिट अप टू विच यू कैन अप्लाई the force without any kind of permanent deformation is called elastic limit, and that is the elastic region. That means कि obviously जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन दैट मीन्स की चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, देयर विल बी डिफॉर्मेशन। लेकिन एक लिमिट तक यदि आप लगाते हैं तो इलोंगेशन तो होगा, नो डाउट, दिस इज द इलोंगेशन बेसिकली। अब जब इलोंगेशन होगा और इस पॉइंट पे यदि आप फोर्स लगाना छोड़ देते हैं, once you remove the applying force it will regain its original shape, ये अपने ओरिजिनल शेप पे पुनः आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो अगेन दैट विल रिगेन इट्स शेप बट नॉट ओरिजिनल वन। यह शेप बाई बैक तो करेगा, अपने जगह पे आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। दैट इज दी प्लास्टिक रीजन। दैट मीन्स कि कुछ न कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उस मटेरियल के अंदर। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे ही आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। जैसे ही किसी भी मेटल पे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक ना, तो इस तरह से ये स्ट्रेन आपका बढ़ेगा जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। किसी लिमिट के बाद इस तरह से आपका जो मटेरियल इस तरह से था, धीरे धीरे ये नेकिंग स्टार्ट होगा, ये देख सकते हैं कपिंग। और इस मटेरियल के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हो गया आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन। और कुछ देर के बाद चूंकि नेकिंग स्टार्ट होगा और यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करने लगेगा, और इस ये इतना पतला हो जाएगा, इतना थीन हो जाएगा कि आफ्टर some time it will fail, that means it will fracture. That limit is called basically ultimate strength up to which it will resist the force। यहाँ पे एक देखिए टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन है, ये ओरिजिनल अपना था, ये ओरिजिनल गेज लेंथ था। जब इसके ऊपर आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इस तरह से कुछ फ्रैक्चर आपको मिलेगा, और ये फाइनल लेंथ आपका जो है इस गेज लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल लेंथ है। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे ही आप फोर्स लगाए हैं, ठीक है, यहाँ जैसे ही फोर्स लगाए हैं तो ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म इलोंगेशन कहाँ तक हुआ, इस इलास्टिक लिमिट तक यूनिफॉर्म इलोंगेशन हुआ। यहाँ से भी यदि आप फोर्स लगाना छोड़ दिए तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे आपने फोर्स लगाया इट विल गो इन प्लास्टिक रीजियन, और उसके बाद भी अपना ये शेप रिगेन तो करेगा लेकिन ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को इस समझ में ऐसा आता है कि ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगा इसका मतलब प्लास्टिक है। नहीं, शेप अपना रिगेन तो करेगा लेकिन ओरिजिनल जो था वो नहीं होगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा। देन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलोंगेशन यहाँ पे आया, दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस।
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस स्ट्रेन के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कम फोर्स लगाने पे भी, देखिए यहाँ से स्ट्रेस कम हो रहा है, दैट मीन्स कि कम फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ सपोज कीजिए कि 500 मेगा पास्कल था, तो यहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा था, बट कॉमन सेंस ये बोलता है कि 500 से ज्यादा लगाएंगे तो ही फिर से डिफॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है, 500 से कम भी आप लगाएंगे तो यहाँ यू कैन ऑब्जर्व दी स्ट्रेस, दैट मीन्स कि मटेरियल यहाँ के बाद क्या हो गया है, वीक हो चुका है, और इसको कम फोर्स लगाना, कम स्ट्रेस पे भी ये इलोंगेशन स्टार्ट है। और इस तरह से ये नेकिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और नेकिंग के बाद पोस्ट यूनिफॉर्म इलोंगेशन के बाद नेकिंग स्टार्ट होगा, और उसके बाद टोटल इलोंगेशन, दैट मीन्स कि एक पॉइंट आएगा जहां पे ये फ्रैक्चर हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये फेल हो जाएगा, दैट फेल इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसको एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल ध्यान दीजिए। दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल लिमिट दैट फॉलोज द हुक्स लॉ। यहाँ पे जब आप फोर्स लगाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट अप टू पॉइंट, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज द इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एंड दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। इसको एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। इन दिस रीजियन, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीजियन, और इसके इधर क्या है, राइट साइड में प्लास्टिक रीजियन। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड आपका इलास्टिक और राइट साइड में प्लास्टिक। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। बेसिकली स्ट्रेस इज linear function of strain here in this region and the material obeys Hooke's law. This proportionality extends up to this point, up to this point is called proportional limit, or it is also called limit of proportionality. From A to B is a straight line and the portion of the curve and its slope represents the modulus of elasticity, that means sigma equal to capital E into small e लिखते हैं, so that holds linear equation. Now beyond this it is called elastic limit. Beyond proportional limit, stress and strain depart from straight line relationship. The material however remains elastic up to point C. The word elastic implies that the stress developed in the material is such that there is no residual or permanent deformation when the load is removed. यहाँ तक भी यदि आप लोड रिमूव कर देते हैं तो it will regain its original shape. Up to this point the deformation is reversible और रिकवरेबल, इसको रिकवर कर सकते हैं। स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम unit of stress to which a material can be subjected and still it is able to return its original shape after the removal of load. After the point C, now it is going to plastic limit, or that is also called yield point. Yield point, basically there is two yield point, upper yield point and lower yield point. Beyond the elastic limit the material shows considerable strain after there is no increase in load or stress. यहाँ ध्यान दीजिए, strain D से E तक strain तो बढ़ रहा है, but there is no increase in stress. That is the region where removing the force or minimizing the force, it will give deformation. This strain is not fully recoverable. That means after removing this stress, material will not regain its original shape. There is no tendency of the atoms to return to their original position. The behavior of material is inelastic and the onset of plastic deformation is called yielding of the material. This phenomena is called yielding of the material. Material yielding permits to the region D to E and there is drop in load at the point. The point D is called upper yield limit and this point
E is called lower yield point. The difference between the upper and lower point is very small and it is called yield stress and it is having very low value. After E, it goes again to the plastic limit and this point is called ultimate stress point. That means after yielding it has taken place, the material becomes strain hardened. That is also called strain hardening. That means एक बार ये तो नीचे आया, that means कि आदमी कमजोर तो हुआ लेकिन फिर उसके अंदर एक strain hardening, that means एक inner force लगा that will increase the stress value. Again एक energy आया and strain hardened strength of the specimen increases and increase in the load is required to take the material to its maximum stress at this point of F. Strain in this portion is about 100 times than that of the portion this. इसके कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स तक होता है. Point F represents the maximum value of the stress. This point is called ultimate strength or ultimate stress or ultimate tensile strength. यदि DDLJ सिनेमा देखे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब शाहरुख खान काजोल को ले जा रहा है तो उस समय शुरू में ये अपर इल्ड पॉइंट जाता है, उसके बाद थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है. फिर एक बार काजोल आवाज लगाती है और अंदर से एक फोर्स आता है और फिर सबको हटा करके फिर से सबसे लड़ाई करने लगता है और फिर कुछ देर के बाद यह दम तोड़ देता है और नीचे आने लगता है, मतलब ट्रेन पकड़ लेता है अपना. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट. इन दिस पोर्शन देयर इज फॉलिंग ऑफ द लोड फ्रॉम द मैक्सिमम until fracture takes place at G. This point F to G is the fracture or breaking region of the corresponding stress. That means this point is called breaking stress or fracture point. The apparent fall from F to G may be attributed to the fact that stress calculation are made on the basis of ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने यहां पे लिया है. हाउएवर इन फैक्ट elongation of the specimen is calculated by reduction of क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि सिग्मा जो निकाल रहे हैं स्ट्रेस F अपॉन एरिया. एरिया हमेशा हम कांस्टेंट लेते गए हैं लेकिन एक्चुअल एरिया क्या हो रहा है, घटते जा रहा है. तो यहाँ पे हम एक्चुअल एरिया नहीं लिए हैं, जो ओरिजिनल शुरू में लिए थे वही लेते हुए आगे बढ़ाते गए हैं. तो ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हुआ, जहां पे ए से बी आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था, बी से सी इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अगेन प्लास्टिक लिमिट. दैट प्रोसेस E to F is also called strain hardening. This is the ultimate stress point and this is breaking point. उसी तरह से यहाँ पे फिर से एक बार दिखाए हैं कि कैसे अल्टीमेट स्ट्रेस एंड दिस रीजन बेसिकली ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये आप पूरा समझ चुके हैं कि लीनियर रेंज था, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, लोअर यील्ड स्ट्रेस. और ये जब एक्चुअल एरिया आप लेंगे, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है आपका, घटते जा रहा है, नेकिंग स्टार्ट होगा तो एरिया क्या होगा, घटेगा. जब एक्चुअल एरिया लेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ट्रू स्ट्रेस होगा और ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है इधर नहीं आकर के कहां जाएगा, कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा. इन दिस केस कैलकुलेशन आर मेड ऑन एक्चुअल एरिया. द कर्व वुड बी सीन टू राइज until fracture. For mild steel the test piece breaks making a cup and cone type fracture. The two pieces can be joined together to find out the diameter. That means ki actual area at the neck under the specimen breaks. So that is the true stress strain diagram and this is the actual, that means engineering stress strain diagram. This is the plastic deformation. How does it take place? यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे यहाँ इलास्टिक लिमिट में ये अपना रिगेन कर लेगा, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है और इसके बाद ये प्लास्टिक, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. और इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक.
yield strength, sigma y upper yield strength and lower yield strength. Again, after the elastic limit, and it has offset of 0.002. दिस इज दी इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी. कैसे रिकवरी कर सकता है? जब इलास्टिक लिमिट के बाद अपर यील्ड पॉइंट से आप लोड रिमूव करते हैं, अनलोड करते हैं, इट विल रिगेन इट्स शेप, बट इट विल नॉट गो टू द ओरिजिनल वन, बट इट विल गिव एटलीस्ट दिस मच स्ट्रेन. ये डिफॉर्मेशन आपको देगा जब रिकवर करेंगे तब. कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक. ये पूरा एक्चुअल यील्ड पॉइंट से एक्चुअल ओरिजिनल शेप ये रिगेन नहीं. उसी तरह से ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी हमने समझाया था कि जब एक्चुअल एरिया लेंगे, ट्रू एरिया लेंगे, तब ये कुछ शेप जाएगा, जब इंजीनियरिंग लेंगे तो ये कुछ शेप जाएगा. उसी तरह से स्ट्रेन हार्डनिंग हमने बताया था. स्ट्रेन हार्डनिंग दैट मीन्स द स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर यील्ड पॉइंट टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ. इन दिस मटेरियल गेट्स extra strength. That means you apply the extra stress for the deformation of material. That is the relation. This is n is called hardening exponent. Generally इंजीनियरिंग कोर्स में तो नहीं पूछता है, लेकिन गेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस हार्डनिंग एक्सपोनेंट. थैंक यू वेरी मच for watching this video. Please like, share and subscribe with your classmate, and keep watching the channel videos on mechanical engineering. Thank you.